नमस्कार, आप देख रहे हैं कनेक्टिंग हरियाणा और मैं हूं आपका दोस्त संजय ठांडा। दोस्तों, आज हम बैठे हैं अलार एकेडमी चरखी दादरी के अंदर। दोस्तों, हर माँ बाप का एक सपना है कि वो अपने बच्चे को अच्छा पढ़ा लिखा करके एक ऐसा काबिल इंसान बनाए और वेल डिसिप्लिन, यानी कि कह सकते हैं कि या तो वो आजकल के माँ बाप की जो अपेक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं, वो थोड़ी सी और ज़्यादा बढ़ गई हैं। और ख़ास करके जैसे कोई नीट में भेजना चाहता है, डॉक्टर बनाना चाहता है, कोई एनडीए के अंदर भेज करके किसी को ऑफिसर बनाना चाहता है, तो इस प्रकार की तैयारियों के लिए तमाम इंस्टीट्यूट एक माँ बाप तलाश करता है। और अगर अच्छा एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट हाथ लग जाए या मिल जाए तो मुझे लगता है कि कम समय में बहुत अच्छी अचीवमेंट वो बच्चा ले सकता है। और कह सकते हैं कि डिसिप्लिन की पहली किताब है आर्मी के अंदर जाना या कोई भी एक सेना के अंदर जाना, और उसके लिए ज़रूरी है किसी एक अच्छे संस्थान के अंदर पढ़ करके वेल डिसिप्लिन तरीके से वो तैयारी करके एक बच्चा सैनिक स्कूल में जाए, मिलिट्री स्कूल में जाए, या एक और जो संस्थान है RIMSC है उसके अंदर जाए। तो ऐसी क्या गाइडेंस है, क्या यहाँ का डिसिप्लिन है, या किस तरीके से ये किस पैटर्न पे ये काम करते हैं, और आज इसी सब चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरुण शौरान जी। आप अलार एकेडमी के डायरेक्टर हैं। सर, पहले तो आप ये बताएं कि जैसे किस तरीके से हम एक बच्चे को सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के लिए तैयार करते हैं, आपके संस्थान में कैसे टैकल करते हैं? देखिए संजय जी, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो ये है कि बच्चे के एस्पेक्ट को समझना। बिल्कुल। कि बच्चा किस लेवल के ऊपर है स्टार्टिंग पोजीशन में। देखिए, फाउंडेशन अगर हम बात करें, बच्चा प्ले स्कूल में जाना शुरू करता है, पहली दूसरी तीसरी क्लास में एडमिशन लेता है, तो कहीं पर भी हो नॉर्मल बेसिक पढ़ाई होती है। चाहे आप किसी नामी स्कूल का नाम लें या फिर किसी एक अपने नियर बाई जो स्कूल है उसके अंदर बेसिक्स ही सिखाया जाएगा। उसमें ABCD क्या क्या है तो वही सिखाया जाएगा। अब जब हम बात करते हैं 4th लेवल के ऊपर, 5th लेवल के ऊपर, तो यहाँ पर हमारा जो इलाका है, और इनफैक्ट हरियाणा कह लीजिए या इंडिया के किसी कोने में, वहाँ पर पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं होती है कि भाई आज का जो हम सपना इतना बड़ा लिए हुए हैं, नीट, IIT, JEE, NDA और IAS तक के सपने पालते हैं, लेकिन उन सपनों की सीढ़ी क्या हो। बिल्कुल। देखिए, ये जो सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा वहाँ एडमिशन ले और हर पेरेंट्स वहाँ एडमिशन कराए। ठीक बात। लेकिन इन एग्ज़ाम्स की खूबी ये है कि सर, ये जूनियर लेवल के ऊपर बच्चे के अंदर वो कॉन्फिडेंस देते हैं कि ऑल इंडिया लेवल के ऊपर वो बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है, कैसा उसका प्रिपरेशन चल रहा है, क्या उसका ग्राफ चल रहा है। अब सर, बात आती है कि मेरे पार्ट के ऊपर, जैसे कि बायोटेक में मैं PhD रहा जी। और आफ्टर PhD मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे कि मैं किसी MNC में जा सकता था, रिसर्च लाइन में जा सकता था। 7-8 रिसर्च पेपर्स भी लिखे और बाय गॉड ग्रेस अच्छे ताल्लुकात भी रहे, USA कनाडा तक जाने के ऑफर्स रहे, लेकिन उनको सबको ठुकरा के और दादरी के अंदर ये बीज लगाने का, इस संस्था रूपी बीज लगाने का उद्देश्य ये था कि इस इलाके के अंदर रियल मायने में बच्चों के ऊपर वर्क किया जाए। बिल्कुल। जहाँ तक प्लानिंग की बात है, मैं 1 to 1 हर एक बच्चे से कनेक्ट होता हूँ। अच्छा। जो कम समय में हम अच्छा रिजल्ट ला पाते हैं, उसका कारण यही है कि हम व्यक्तिगत रूप से, टीचर सब अपने बेस्ट देते हैं, जब खुद कमांड अपने हाथ में होती है और जब हम 1 to 1 देख पाते हैं कि किस बच्चे के अंदर कहाँ कमी है, उसको एड्रेस कर पाते हैं, तभी बच्चे के अंदर ग्रोथ होती है। बिल्कुल। और कि पेरेंट्स को भी अवेयर किया जाए क्या आपके बच्चे के लिए ज़रूरी है, उसकी पढ़ाई के लिए क्या ज़रूरी है, उसके व्यवहार के लिए क्या ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि आज की डेट में एक ही पार्ट पे बात नहीं बनेगी कि केवल बच्चा ही पढ़ता रहे या संस्था एफर्ट लगाती रहे। तीनों पायदान का एक साथ होना ज़रूरी है, एक साथ खड़ा होना, जिसमें पेरेंट्स भी है, बच्चा भी है और संस्था भी है। सही बात। तो ऑर्गेनाइजेशन में मेरी कोशिश रहती है LR के अंदर आने वाले हर बच्चे के ऊपर ध्यान दिया जाए और उसके बेसिक्स पे वर्क करते हुए उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हुए हम आगे बढ़ें। सर, जैसे बहुत सारे माँ बाप हैं, जैसे ग्रामीण अंचल का इलाका चरखी दादरी है, और भी जो तमाम हरियाणा के इलाके से आते हैं, एक नाम सुनकर के कहीं ना कहीं किसी संस्थान में वो भेज देते हैं अपने बच्चे को, और उतना जुगाड़ होता नहीं है। यस सर, बिल्कुल बात है। और उस तरीके से जैसे बच्चों को आप फिर यहाँ पर तैयारी का तरीका क्या रहता है आपका, सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो? देखिए सर, सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिलेबस पब्लिक डोमेन में है, सबके सामने, सबके लिए कॉमन है जी। और अभी भी मैंने बताया कि भाई जो पढ़ाई है 2nd, 3rd, 4th क्लास का बच्चा वही करेगा। सैनिक स्कूल की तैयारी तो बहुत बच्चे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो अलग हो रहा है उसमें ये है सर
बच्चों के ऊपर 1-to-1 डाउट सेशन लेना, हर एक बच्चे की इंडिविजुअल प्लानिंग करना, उस बच्चे की टाइम टू टाइम मॉक टेस्ट प्लान आउट करना और बच्चा किस टॉपिक के अंदर कहाँ वीक रह रहा है उसके ऊपर जाके वर्किंग करना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसी के ऊपर वर्क हो रहा है। और बहुत कम पेरेंट्स ऐसे हैं जो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल जैसे इन ऐसे सपने कम से कम ऐसा सोच पाते हैं। तो इसमें इसलिए इस फील्ड में जाना क्यों ज़रूरी समझते हैं? जैसे हम देखिए सर, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का प्लस पॉइंट क्या है कि वहाँ पर आपके बच्चे को एक डिसिप्लिन मिलता है। ठीक है, बच्चा 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं यहाँ पर भी करेगा, लेकिन उस बच्चे के पार्ट के ऊपर यहाँ और सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में फ़र्क है डिसिप्लिन का सर। बच्चे की एक ऑल ओवर डेवलपमेंट और ग्रोथ होती है। ठीक है, हम स्कूल्स इंस्टीट्यूशंस चला रहे हैं, लेकिन दायरा रहता है कि भाई एक लिमिटेड एस्पेक्ट्स दे पाते हैं। वो ऑल इंडिया लेवल की चीज़ें हैं, तो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हैं, जैसे कि सैनिक स्कूल है, सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं। जो आपके RMS हैं वो डायरेक्टली आर्मी के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं, तो वहाँ पर फ़र्क आ जाता है। आप समझ सकते हैं कि वो लार्जर लेवल के ऊपर प्लानिंग रहती है और बच्चे के पार्ट के ऊपर वहाँ ग्रोथ के चांसेस अच्छे हैं। दोनों एस्पेक्ट हैं सर। और बता दो कि जैसे वे किस तरीके से सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में बच्चे जाते हैं, एडमिशन की प्रोसेस आप क्या रखते हैं और कब बच्चे को हमें उस चीज़ के लिए तैयार करना पड़ता है? देखिए सर, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के लिए सबसे उपयुक्त टाइम है जब बच्चा 3rd 4th क्लास में रहता है। अच्छा। और बच्चे का जो एज ग्रुप है वो मैटर करता है। कई बार हम देखते हैं कि बच्चे का एडमिशन पहले हुआ है तो बच्चा 6th 7th में भी जा रखा है और उसकी एज 10 से 12 साल के बीच में तब हो रही है, तब वो उस फॉर्म को फिल कर सकता है। अच्छा, ठीक है। सो एज क्राइटेरिया मैटर करता है, लेकिन बहुत सी बार ऐसा भी है कि बच्चा 4th में है और उसकी एज 5वीं के अकॉर्डिंग पहले ही हो चुकी होती है। पेरेंट्स को इतना ध्यान नहीं रहता क्योंकि खेल ये डेट्स का है। अच्छा। तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि बच्चे के पेरेंट्स अपनी एक बच्चे की जो एज पर डॉक्यूमेंट्स एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ है उसके साथ संपर्क करें और उसके अकॉर्डिंग हम बच्चे का बता पाएंगे कि सही मायने में उसके लिए क्या उपयुक्त टाइमिंग है स्टार्ट करने का। ये 2 क्लासेस के लिए होता है एडमिशन, 6th क्लास के लिए और 9th क्लास के लिए। अच्छा। तो जो बच्चे आपका 4th लेवल पे हैं, 3rd 4th लेवल के ऊपर हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट है प्लान करना सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपके जो टीचिंग सेशन है वो कब से कब तक चलता है और उसके बाद में जैसे स्पोर्ट्स का है या और जो बाकी बच्चों को इंटरव्यू के लिए तैयार करना है, कई बच्चों के जैसे भी सिलेक्शन हो गया, टेस्ट हो गया, पहले तो टेस्ट के लिए आप मारामारी रहती है, उसके लिए आप प्रिपरेशन करवाते हैं, उसके बाद इंटरव्यू का जो बच्चा पहुँच जाता है कोई, तो उसके भी आप पे उस टाइम पर आप किस तरीके से पेन लेते हैं एक बच्चे? देखिए सर, जहाँ तक बात है RMS के अंदर इंटरव्यू है, सैनिक स्कूल में इंटरव्यू पहले होता था, उसको ख़त्म कर दिया गया है। इंटरव्यू प्रोसेस नहीं है, सिर्फ मेडिकल है और डायरेक्ट उसके बाद सैनिक स्कूल में लिस्ट में नाम आता है बच्चे का, तो एडमिशन है। ठीक है। RMS के लिए जो प्लानिंग है, जैसे ही बच्चे का टेस्ट हो जाता है, जनरली बच्चों का RMS का जो टेस्ट है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो टेस्ट है, वो दिसंबर मंथ के अंदर हो जाता है और जैसे ही बच्चा टेस्ट देके बाहर निकलता है तो आइडिया लग जाता है कि बच्चे का कट ऑफ कितना जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग उसी टाइम पर हम बच्चे की प्लानिंग शुरू कर देते हैं कि भाई उसके इंटरव्यू से संबंधित, जैसा कि आपने देखा है चेयरमैन सर है, मेरे पार्ट के ऊपर व्यक्तिगत और भी जो एक्सपर्ट लोग रहते हैं उनको बुलाकर हम एक कमेटी बनाकर बच्चों के इंटरव्यू सेशंस करते हैं। अच्छा, यहीं पे? यस सर, वो मॉक टेस्ट रहते हैं। जैसे बच्चे का मॉक टेस्ट होता है कि भाई हम रिटर्न के लिए टेस्ट ले रहे हैं, ये मॉक इंटरव्यू की प्रक्रिया रहती है, ताकि बच्चा जिस दिन फाइनल डे उसका इंटरव्यू प्रोसेस रहे उस दिन वो बहुत अच्छे से कर पाए। सही बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जैसे स्पोर्ट्स का कैसे करते हैं फिर आप? सर, स्पोर्ट्स के पार्ट के ऊपर वी आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द एकेडमिक्स। यस, स्पोर्ट्स में कुछ साथी लोग हैं, उनके सहयोग से हम टाइम टू टाइम ये प्लानिंग बच्चों के लिए करते हैं। ग्राउंड रहता है, उसके अंदर जो रूटीन में किसी बच्चे का एम ही गेम के लिए है, तो मैं इसमें बिल्कुल ओपनली बोलूँगा कि उसकी हमारी कोशिश रहती है कि उस बच्चे को राइट जगह पर गाइड किया जाए। जो बच्चों की दिनचर्या के गेम्स हैं उसमें हम इवनिंग आवर्स बच्चों को देते हैं, डे टाइमिंग में भी प्लान आउट किया जाता है, समय के ऊपर इस तरीके की प्लानिंग हमारे द्वारा की जाती है। ठीक बात है। सर, अपने पास हॉस्टल फैसिलिटी है। अच्छा। हाँ, हॉस्टल फैसिलिटी है जिसमें बच्चे नियर बाई सराउंडिंग विलेजेस से भी पहुँचते हैं और हॉस्टल फैसिलिटी है। और हॉस्टल वाले बच्चे को सेपरेट फैसिलिटीज़ ये मिल जाती हैं कि वो 24 घंटे हमारे सानिध्य में रह रहा है, ऑब्जर्वेशन में रह रहा है, तो उसके पार्ट के ऊपर हम थोड़ा सा अलग तरीके से प्लान आउट कर पाते हैं। ठीक बात है। अच्छा, जैसे भाई बाकी बच्चों के साथ में जब स्कूल ऑफ होता है उसके बाद जैसे जो हॉस्टल में बच्चे बसते हैं, हाँ, उनकी सर एक्स्ट्रा क्लासेस रहती हैं, 4 to 6 में एक्स्ट्रा क्लासेस है, नाइट में
8 to 10 क्लासेस है, 4 to 6 के बीच में उनके जो सेशंस हैं, एक्स्ट्रा सेशंस लिए जाते हैं जिसमें हम उनके मॉक टेस्ट प्री प्लान करते हैं और एक्स्ट्रा जो हमें लगता है वीकनेसेस उन एरियाज़ पे वर्क किया जाता है। नाइट क्लास के अंदर भी बच्चों के पार्ट के ऊपर सेल्फ स्टडी के साथ साथ टीचर के ऑब्जर्वेंस में डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं। और अगर हम बात करें 6 से 8 के बीच में, उसमें हम बच्चों को 1 घंटा गेम्स के लिए देते हैं। 6 से 7 के बीच में उनका गेम रहता है एज़ पर द एनवायरनमेंट एंड एज़ पर द कंडीशन, वेदर कंडीशंस, आउटडोर और इंडोर गेम्स उनको दिए जाते हैं। ठीक है। 7 to 8 के बीच में बच्चों का डिनर रहता है और उसके साथ साथ बच्चों के जो बच्चे फ्री रहते हैं उनके पार्ट के ऊपर पर्सनैलिटी और स्पोकन के पार्ट के ऊपर 1-to-1 मेरे द्वारा इंटरेक्शन रहता है, सो दैट बच्चा उस चीज़ के लिए, देखिए एजुकेशन एक ऐसा पार्ट है जिसको बच्चे के व्यवहार में डालने की ज़रूरत है। ठीक बात है। केवल और केवल बहुत सी बार हम ये करें कि आज हम इंटरव्यू कर रहे हैं, वो हो सकता है उसकी बजाय जिस दिन वो बच्चा गेम की सेटिंग से आया है और 2-4 बातें उसके साथ 1-to-1, उसका माइंड बिल्कुल फ्री है, उस टाइम पर हम उसके माइंड में डालें। ठीक है ना। तो बच्चे की वीकनेस को पहचानते हुए 24/7 जो बच्चा हॉस्टल में है, समय समय के ऊपर उसको पार्ट एंड पीसेस में दिया जाता है। देखिए सर, ये एजुकेशन एक ऐसा पार्ट है जिसको आप ये नहीं है कि लिया और एक डोज लगा दिया और उससे बच्चे के अंदर इंटरलाइज हो जाएगा। ये 24/7 और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सही बात। ठीक है। शिक्षा चीज़ ही ऐसा है जिसको हम, आप और मैं भी एजुकेशन के दौर में है। सही मायने में इंसान की शिक्षा चलती रहती है। ठीक बात है। जीवन के अंत तक चलती रहती है। और बच्चों के पार्ट के ऊपर तो हम बहुत कुछ उनको दे सकते हैं। बच्चे के अंदर वो पोटेंशियल हो सकता है जो कि शायद किसी ने नहीं किया हो, इतना अलग करने की क्षमता बच्चे के अंदर होती है। 99% बच्चे पेरेंट्स की इच्छा के अनुसार यहाँ पर आते हैं। यस सर। 1% बच्चा ऐसा होता है, मिल जाएंगे जिसमें ये कहेगा भी मैं स्पेशल तैयारी के लिए वहाँ जाऊँगा, क्योंकि वो बच्चे उस टाइम पर अपने डिसीजन लेने लायक रहते भी नहीं। तो हमें सोचना पड़ता है और पेरेंट्स सही सोचता भी है। जब बच्चा आता है, कई बार आपसे किस तरीके से पेरेंट्स मिलते हैं, बड़े बड़े लोग भी होते हैं बेचारे, और कैसे बच्चा, मतलब कैसे रोकते हो कि बच्चा रुक जाए यहाँ पे? देखो सर, सबसे पहले मैंने बताया कि बच्चे की इमोशनल जो काउंसलिंग है वो ज़रूरी है और बच्चे को फ्रीडम भी देना पड़ता है। क्योंकि देखो, बच्चे ने घर पे मोबाइल भी देखा हुआ है, फ्री भी रहा हुआ है, और एकदम से अगर आप उसके अंदर परिवर्तन लेके आ रहे हैं तो वो इनजस्टिस होता है स्टार्टिंग में। बिल्कुल। तो उसके अकॉर्डिंग हम बच्चे को टाइम देते हैं कि स्लोली एंड ग्रेजुअली वो इस सेटिंग के अंदर आ जाए। स्टार्टिंग के इनिशियल जो डेज रहते हैं उसमें उसको बिल्कुल होमली एटमॉस्फेयर दिया जाता है। जैसे एक जो बाप है बेटे के साथ बैठ के बात कर रहे हैं, उस तरीके से मेरे द्वारा 1-to-1 बच्चे के साथ बात की जाती है, उसके साथ खेला जाता है। उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, शायद हो सकता है उस बच्चे को, मुझे व्यक्तिगत रूप से मार्केट के अंदर भी उसको लग रहा है कि भाई मेरे को पापा तो इस टाइम पे शाम को घुमाते थे, ठीक है ना, मैं बाहर जाता था, तो हो सकता है उस बच्चे को वहाँ तक भी हमें जाना पड़े। मतलब बात ये है कि सर, ये एक संस्था ना होके ये एक बच्चे के साथ जुड़ने का इमोशंस है और हमें उसी लेवल पे आके काम करना होता है। तो ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स हमारे पास बच्चे को ले आते हैं, छोड़ जाते हैं, और ये मशीन सिस्टम नहीं है सर। इसको हमें इस एंगल से सोचना पड़ेगा और इस एंगल से ही देखना होता है और उसी के अकॉर्डिंग हम वर्क करते हैं सर। ठीक है। एक पेरेंट्स आता है पहली बार, फर्स्ट टाइम पे, तो जैसे आप तो चलो भाई, अब तो कई साल हो गए आपको इस फील्ड में काम करते हुए, लेकिन एक पेरेंट्स पहली बार ही आता है जब अपने बच्चे को लेके आता है, वो फर्स्ट टाइम ही आ रहा है, तो किस प्रकार के रिएक्शन और मतलब वहाँ की उनकी आंखों में किस प्रकार की सपने, क्या उम्मीदें और उनके जो बोलचाल से क्या झलकता है सर? कई बार कैसा लगता है एक्सपीरियंस? जैसे ये जो स्टार्टिंग में कोई भी पेरेंट्स हमारे पास पहुँचता है, हर पेरेंट्स की उम्मीदें और एस्पिरेशंस बहुत रहते हैं, किसी के कहने पर, किसी के उस पर सुना होता है, लेकिन बीइंग ए डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूशन मेरी ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है और मैं उसको निभाता भी हूँ कि बच्चे के बारे में पेरेंट्स को रियलिटी पता चले। ठीक बात है सर। देखिए सर, झूठे सपने बेचना मेरे रूल बुक में नहीं है, और जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, जिनके बच्चे मेरे पास पढ़ के जा चुके हैं या आज की डेट में भी पढ़ रहे हैं, वो इस चीज़ को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं कि मेरी कोशिश रहती है कि रियलिटी से वाकिफ़ कराया जाए और उस रियलिटी में हम कहाँ ऐड ऑन कर रहे हैं वहाँ पर हम योगदान दें, और जहाँ हम योगदान नहीं भी दे पा रहे हैं तो वो भी क्लियरली पेरेंट्स को बताया जाए कि सर हम यहाँ पर योगदान नहीं दे पा रहे हैं। स्टार्टिंग में जब पेरेंट्स आता है तो उसको
बहुत सारे पहलूज ऐसे होते हैं जो अनटच्ड रहते हैं। बिल्कुल। ड्यूरिंग फर्स्ट सेशन, ड्यूरिंग फर्स्ट काउंसलिंग इटसेल्फ, पेरेंट्स से जो 1-to-1 कम्युनिकेशन रहता है, और वहाँ पर बहुत से लोग मेरे से नाखुश भी होते हैं इस बात के ऊपर कि बच्चे का रिजल्ट देख के सर आप ये पॉइंट बोल रहे हैं। मैं बताता हूँ उनको कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, बच्चा बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन पेरेंट्स जब ये गारंटी मांगता है कि सर क्या आप बच्चे का 100% सिलेक्शन करा दोगे, जी ये झूठ है। 100% सिलेक्शन कहीं नहीं है। जो बच्चा बना ही IIT करने के लिए है, जो बना ही डॉक्टर बनने के लिए है, वो बच्चा NDA में ऑफिसर कैसे बनेगा? सही बात है। आप और हम बैठे हैं भाई, आपके पार्ट के ऊपर ये जो प्रोग्राम किया जा रहा है, आप अपना YouTube के ऊपर वर्क कर रहे हैं, बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, तो आपके पास ये स्किल्स हैं सर। मेरे पास स्किल्स मैनेजमेंट के पार्ट के ऊपर है, टीचिंग के पार्ट के ऊपर है, तो मैं उन चीज़ों पे फोकस कर रहा हूँ। ठीक बात। हो सकता है आप और हमने साथ एक क्लास में बैठ के पढ़ाई की हो, तो ये डिसाइड तो नहीं है ना कि वी ऑल आर हैविंग डिफरेंट। देखिए मेरा एक मानना है कि हर पर्सन की आइडेंटिटी अलग है। जब हमारा थंब का इम्प्रेशन अलग है, 5 उंगलियां हैं, इनके इम्प्रेशंस अलग हैं, तो ये तो पूरा ह्यूमन बीइंग है, वो तो टोटली अलग होगा सर। सही। तो हमें ज़रूरत है इस बात को समझने की। हाँ ठीक है, हमें प्रयत्न करने चाहिए। ये भी नहीं है कि एक दिन में कोई चीज़ हो जाएगा, हमें प्रयत्न लगाना पड़ेगा और उस प्रोसेस से भी गुजरना पड़ेगा, वो जर्नी कैरी ऑन करनी पड़ेगी, उस जर्नी में से गुजरना पड़ेगा, तभी हम इस लेवल के ऊपर पहुंच पाएंगे। और बच्चे के पार्ट के ऊपर, जो बच्चा मेरे पास पहले दिन में आता है सर, साल भर के बाद में पेरेंट्स खुद बोलता है कि इसके अंदर क्या बदलाव आया है, ना केवल एकेडमिक्स में, उस बच्चे के सोचने के नज़रिए में, उसकी साइकोलॉजी के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात, बहुत बढ़िया। कितने दिन की प्रोसेस के बाद ये लग जाता है कि ये बच्चा इस फील्ड में सही जा रहा है? देखिए सर, नो वन कैन डिसाइड द डेस्टिनी, बट यस, अगर हम बात करें जूनियर लेवल के एग्ज़ाम की, तो 5 से 6 महीने के अंदर हमें क्लियर हो जाता है कि ये बच्चा सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में कहाँ तक पहुँच पाएगा। फैक्ट है ये, सच्चाई है कि 5 से 6 महीने के अंदर टीचर के पास, इनफैक्ट हर टीचर के पास ये आइडिया आ चुका होता है। वो बात अलग है कि आज की डेट में 95 और 98% दिखाने का दौर चल रहा है, वो एक अलग एस्पेक्ट है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से हर टीचर को आइडिया हो चुका होता है कि ये इस बच्चे के अंदर कितनी कैपेबिलिटीज़ है। वो बात अलग है कि पेरेंट्स के सामने वो सारा हर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं लेके आता, लेकिन मेरे पार्ट के ऊपर कोशिश रहती है कि मैं हर पेरेंट्स को सच्चाई से रूबरू कराऊँ और उस बच्चे के ऊपर जहाँ तक मुझे जाके वर्क करने की ज़रूरत है वहाँ पर मैं करूँ। इवन बच्चे के पार्ट के ऊपर अगर मुझे लग रहा है कि फैमिली के पार्ट के ऊपर है, तो मैं बच्चे के फैमिली के अंदर भी जाके काउंसलिंग करता हूँ सर। अगर मुझे लग रहा है कि बच्चे के पार्ट के ऊपर यहाँ पर पेरेंट्स को बताने की ज़रूरत है, आपका बच्चा इस पोजीशन, इस फील्ड के अंदर अच्छा कर सकता है, तो वहाँ पर हम ज़रूर पेरेंट्स को गाइड करते हैं, बताते हैं। बिल्कुल। तो जिस तरीके से कई बार वे पेरेंट्स की बात आपने की है ना, तो आप बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, कई बार पेरेंटिंग जैसे काउंसलिंग जो कहते हैं, जैसे पेरेंटिंग सेमिनार पे, इस ऐसे कैसे प्रयास रहते हैं सर? पेरेंटिंग सेमिनार मेरे द्वारा टाइम टू टाइम किए जाते हैं। इनफैक्ट जब भी बच्चा आता है तो मेरा पेरेंट्स से इंटरेक्शन रहता है, बच्चे से इंटरेक्शन रहता है, और उसके बाद में बच्चे को मैं बाहर भेज के अलग 1-to-1 पेरेंट्स से अपने व्यूज़ देता हूँ। ठीक है, तो उस 15-20 मिनट के इंटरेक्शन में मैं पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर पाता हूँ और मैं अपने व्यक्तिगत उनको समाधान और उनके सवालों के जवाब भी देता हूँ। जहाँ तक बात है ग्रुप के लेवल के ऊपर, तो समय समय के ऊपर हमारे द्वारा पेरेंटिंग सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। पेरेंट्स से डायरेक्ट 1-to-1 बात भी की जाती है, ग्रुप सेटिंग में भी हम बात करते हैं, ताकि पेरेंट्स भी जान पाएँ हमारे बच्चों के लिए क्या ज़रूरी है और क्या हम बदलाव ला सकते हैं। डॉक्टर अरुण शौरान जी ने काफ़ी अच्छी बातें बताई हैं। और देखो, ये कोई विज्ञापन का मामला नहीं है कि भाई हम यहाँ बैठे हैं और बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करके आपको यहाँ पर बगलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक सीधा सा और जो काम कह सकते हैं कि रिजल्ट खुद बता देते हैं। तो मैं जब इनके कैंपस में एंटर कर रहा था तो मैं पोस्टर्स देख रहा था, तो उसमें बच्चों के जो जिस तरीके से मार्क्स हैं, जिस तरीके के जो सिलेक्शन हैं, वो दिखाई दे रहे थे। तो बता रहे हैं कि वाकई में काम तो यहाँ पे हो रहा है। तो अगर आप भी अपने बच्चे को लेकर के बहुत ज़्यादा संजीदा हैं और एक अच्छा रास्ता दिखाना चाहते हैं और उसको भी एक ऑफिसर या कह सकते हैं कि भाई नीट या डॉक्टर के अंदर, IIT के अंदर भेजना चाहते हैं, तो आप भी ऐसे संस्थान को चुन सकते हैं। डॉक्टर अरुण शौरान जी आपकी इसमें पूरी मदद करेंगे, दिल से मदद करेंगे। क्यों सर, ऐसा ही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इतनी अच्छी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू आप सर, थैंक यू।